नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनप स्टोरीज में। दोस्तों, कहानी चल रही है सजदा प्यार का और इस कहानी के 4 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। ये 5वां पार्ट है। तो चलिए दोस्तों, इस 5वें पार्ट को शुरू करते हैं। एक दिन तो उसने प्रैक्टिस कर रही एक लड़की को गिरा दिया था, जिससे उसे चोट भी आ गई थी। तब हम तीनों ने मिलकर उनको प्रिंसिपल सर से शिकायत की थी और प्रिंसिपल सर ने उसे सबके सामने बहुत डांटा था। इतना ही नहीं, अनुज ने तो स्कूल के बाहर उसकी वो क्लास ली थी कि 3-4 दिन तक वो स्कूल ही नहीं आया था। ये वाकया याद आते ही प्राची को हंसी आ जाती है। मस्ती के साथ साथ पढ़ाई पर भी हम उतना ही ध्यान रखते थे। एग्ज़ाम के समय एक दूसरे की पूरी हेल्प करना, सिलेबस लर्न करने में सब कुछ अच्छा जा रहा था। हम तीनों साथ में एक ही क्लास आगे बढ़ रही थी। फिर पता नहीं 12th क्लास में बीच सेशन में ही अनुज का यूं गायब हो जाना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्यों अचानक, क्यों स्कूल छोड़कर क्यों चला गया। प्राची अपने ही विचारों में यूं ही खोई रहती है कि तभी माँ उसके रूम में आकर रूम की लाइट जलाते हुए उसके पास आकर कहती है, बेटा तुम ठीक हो? यूं अंधेरे कमरे में अकेली क्यों बैठी हो? लाइट भी नहीं जलाई तूने? और उसका माथा छूते हुए कहती है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है क्या बेटा? आज मेरे पास भी नहीं आई, नहीं तो ऑफिस से आकर सीधा रसोई में मेरे पास आ जाती। हम सबको भी डांस प्रैक्टिस में बहुत तंग किया था। एक मुझे बताओगी कि नहीं क्या? प्राची माँ को अपने बारे में परेशान देख उनका हाथ पकड़कर कहती है, अरे कुछ नहीं हुआ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? बस आज मन नहीं था किसी से बात करने का, तो रूम में आकर लेट गई। माँ उसके चेहरे पर प्यार से हाथ रखते हुए, प्राची बेटा तू सबसे झूठ बोल सकती है पर अपनी माँ से नहीं। तेरा चेहरा देखकर ही बता सकती हूँ कि कोई बात तो ज़रूर है जो तुझे परेशान कर रही है। सच बात क्या है बेटा, बता। प्राची, माँ, आज अनुज से मिली मैं। माँ, अनुज कौन? फिर कुछ ध्यान करते हुए, वो क्या तुम्हारा स्कूल वाला फ्रेंड जिसे मेरे हाथ के बने आलू के पराठे बहुत पसंद थे, वही ना? प्राची हंसते हुए, हाँ माँ वही अनुज। माँ, तो ये तो अच्छी बात है कि इतने सालों बाद वो आखिर तुझे मिल ही गया। फिर अब क्यों इतना परेशान है तू? तुझे तो खुश होना चाहिए। प्राची उनकी बात सुनकर उदासी से कहती है, हाँ माँ, वो मिल तो गया है और उसके मिलने से मैं बहुत खुश भी हूँ, पर पता नहीं फिर वापस ना चला जाए। माँ, अब अपनी किस्मत से डर सा लगता है कि मेरे अपने सब मुझे छोड़कर ना चले जाएं। पहले दादाजी, फिर पापा, फिर अनुज भी छोड़कर चला गया, फिर मुक्ता की भी शादी हो गई, वो भी चली गई। माँ, आप तो जानती ही हैं ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ही कम लोगों को शामिल किया है जो मेरी ज़िंदगी से जुड़े सारी बातों के राजदार रहें, जो मेरे सच्चे दोस्त रहें, और अनुज भी उनमें से एक है। प्राची और माँ बात कर ही रहे थे कि तभी वहाँ प्रसून आ जाता है और बताता है कि दीदी बाहर आप कोई अनुज जी आए हैं आपसे मिलने। उनकी बात सुनकर प्राची तुरंत खुश होकर बाहर वाले रूम में भाग कर आती है, जहाँ अनुज सोफे पर बैठा उसका इंतजार कर रहा होता है। अनुज जैसे ही प्राची को देखता है तो उठकर उसे गले लगाने के लिए उसके पास आता है, पर प्राची आंखों में आंसू लिए हाथ से उसे वहीं रोकने का इशारा करते हुए कहती है, वहीं रुक जाओ अनुज, अगर दोबारा छोड़ के जाने का इरादा है तो नहीं मिलना है मुझसे। उसकी बात सुन अनुज दौड़कर उसे गले से लगाता है और कहता है, इस बार नहीं छोड़ूंगा अपनी सबसे प्यारी दोस्त को अकेले। दोनों की आंखों में आंसू गिर रहे थे। उन दोनों को देख प्राची की माँ की भी आंखें भर आती है। थोड़ी देर बाद प्राची अलग होते हुए कहती है, अनुज कैसे हो तुम, और मुझे इस तरह क्यों छोड़कर चले गए थे? एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारी ये दोस्त कितनी अकेली पड़ जाएगी? और तुम। उसकी बात सुन माँ उससे कहती है, सारी बात यूं ही खड़े खड़े ही करोगी क्या? पहली बार अनुज घर आया है तो उसे बैठा चाय पानी तो पूछ। प्राची की माँ की बात सुनते ही अनुज हंसते हुए बोलता है, अरे आंटी, ये तो इसकी पुरानी आदत है, एक साथ सारे सवाल पूछना। खैर आप चिंता मत कीजिए, आज इसके सारे सवालों का जवाब देकर ही जाऊंगा, और फिर चाय से ही पीछा नहीं छोड़ने वाला। आंटी जी, आज तो आपके हाथों के बने आलू के पराठे भी खाकर जाऊंगा। प्राची की माँ हंसते हुए कहती है, हाँ हाँ बिल्कुल बेटा, तुम लोग आराम से बातें करो, मैं पराठे बनाती हूँ तब तक, और प्रसून को अपने साथ ले जाती है। अनुज प्राची को अपने पास बैठाते हुए बताता है कि मैं ठीक हूँ प्राची, मैं तुम लोगों को छोड़कर यूं नहीं गया था। उस दिन कुछ ऐसा घटित हुआ था कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। उस दिन स्कूल से जब मैं घर पहुंचा तो मम्मी ने बताया
कि हमें आज रात ही नाना जी के पास जयपुर जाना है। उनकी तबीयत बहुत ख़राब है। माँ रोते हुए सारी पैकिंग कर रही थी। पापा भी उनकी हेल्प कर रहे थे। हम रात को ही जयपुर के लिए रवाना हो गए। दूसरे दिन जब वहाँ पहुँचे तो पता चला कि नाना जी नहीं रहे। मम्मी और नानी जी का तो रो रो कर बुरा हाल था। पापा और मैंने उन दोनों को बड़ी मुश्किल से संभाला था। ननिहाल में अब तो नानी जी के अलावा कोई था भी नहीं, क्योंकि मम्मी नानी की इकलौती संतान थी। उनकी शादी के बाद भी कई बार मम्मी पापा ने उन्हें अपने साथ दिल्ली चलने के लिए कहा, पर वो दोनों नहीं माने। उन्होंने जयपुर वाले घर में अपनी बहुत ही प्यारी सी यादें संजो कर रखी थी। उस घर को उन्होंने अपने प्यार से सजाया संवारा था, जिसे छोड़ना उनके लिए बहुत मुश्किल था। अब भी पापा मम्मी ने नानी जी को साथ चलने के लिए कहा, तो नानी जी अब भी नहीं मानी। उस घर को वो छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थी, जिसमें नाना जी की यादें बसी हो। उस हालत में हम नानी जी को वहाँ अकेले छोड़ भी नहीं सकते थे। तो पापा मम्मी ने ये निर्णय लिया कि मैं और मम्मी अभी कुछ दिन नानी के पास रहेंगे। पापा महीने में 2 या 3 बार मिलते रहेंगे। बाद में धीरे-धीरे नानी जी को मना लेंगे दिल्ली चलने के लिए, और मेरी पढ़ाई का लॉस ना हो इसलिए वहीं जयपुर के ही स्कूल में मेरा एडमिशन करवा दिया। उन हालातों को देखकर मैं चाहकर भी कुछ नहीं बोल पाया। तुम्हारी और मुक्ता की बहुत याद आई मुझे। वहाँ स्कूल में भी मैंने कोई दोस्त नहीं बनाया, ना ही ज़्यादा किसी से बात करता था। इसी तरह मैंने 12th पास की। नानी जी यहाँ आने के लिए कभी ना मानी। धीरे-धीरे 3 साल निकल गए और मैंने वहीं से ही ग्रेजुएट किया। तब बीच में एक बार 2-4 दिन के लिए मेरा दिल्ली आना हुआ, तो सबसे पहले यहाँ आकर मैं तुम्हारे और मुक्ता के घर गया। तुम्हारे घर गया तो वहाँ कोई और रहने लगे थे। उन्होंने बताया कि तुम लोग वो घर छोड़कर कहीं और चले गए हो। कहाँ गए हो, ये उनको भी नहीं पता था। फिर मैं मुक्ता के घर गया, जहाँ पता चला कि उसकी शादी हो गई है। तुम दोनों से न मिल पाने के कारण मैं भी बहुत परेशान था, पर कर भी क्या सकता था। तुम्हारा कोई पता भी मालूम नहीं था, कहाँ ढूँढता तुम्हें। इसी पेसों-पेश में मैं वापस जयपुर आ गया और 2 साल भी इसी तरह निकल गए। तुम दोनों जैसा मेरा कोई दोस्त वहाँ बना ही नहीं। मैंने तुम दोनों को बहुत मिस किया। हाँ, कॉलेज में मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई, जिससे पहले दोस्ती हुई, फिर धीरे-धीरे पता ही नहीं चला कि हम कब एक-दूसरे को पसंद करने लगे। वो भी यहीं दिल्ली की ही है और वहाँ हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। मैंने उसे भी तुम दोनों के बारे में बताया। उसने मुझे तुम दोनों को सोशल साइट पर ढूँढने को बोला, तो मैंने वहाँ से चेक किया, तो मुझे वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। यहाँ पापा भी अकेले रहते-रहते थक गए थे। बार-बार यहाँ से जयपुर आना-जाना उनके लिए अब मुश्किल हो रहा था। गुस्सा तो उन्हें पहले भी बहुत आता था, पर अब अकेले रहने, खाना-पीना ठीक ना होने और सारा बिज़नेस अकेले सँभालने के कारण उनको और भी चिड़चिड़ा बना दिया था, जिसका असर उनके स्वास्थ्य पर पड़ा और उनकी तबीयत खराब रहने लगी। तब मम्मी ने नानी जी को बड़ी मुश्किल से मनाया, तो नानी जी पापा का स्वास्थ्य बिगड़ता देख मान गई और हम सब अभी 1 महीने पहले ही यहाँ आए हैं। मैंने भी पापा को अब आराम से रहने का कह उनका सारा बिज़नेस सँभाल लिया है और उनकी सारी मीटिंग्स मैं ही हैंडल करने लगा। तभी अनुराग की मीटिंग्स में तुमसे मुलाकात हुई। इतना कहते हुए अनुज लंबी सांस लेते हुए कहता है, अब तुम भी कुछ बोलोगी या बस मेरी ही सुनती रहोगी। प्राची उसकी बात सुन कहती है, बोलने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, पर फिलहाल अभी सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अब मत जाना मुझे छोड़कर अनुज, और अगर जाएगा भी तो बता कर जाना ताकि कांटेक्ट तो बना रहे तुझसे। तेरे जाने के बाद दोस्त तो और भी बने मेरे, पर तुझ जैसा दोस्त ना मिला जो मेरे बोलने से पहले ही समझ जाए सब कुछ। प्राची और अनुज दोनों की पलकें भीग जाती हैं। फिर प्राची आंसू पोंछते हुए थोड़ा शरारत से कहती है, और अगर अब गया ना तू छोड़कर मुझे, तो तुझे पकड़कर इतना मारूंगी कि तेरी नानी याद आ जाएगी। अनुज भी उसे चिढ़ाते हुए उठकर थोड़ा दूर जाकर कहता है, पहले पकड़ तो ले, फिर मारना मुझे, और नानी क्या याद आएगी, मुझे तो वो मेरे पास ही रहती है। ये कहते हुए जोर का ठाका लगाता है। प्राची उसे पकड़ने की कोशिश करती है, तो वो सोफे के पीछे चला जाता है और उस पे रखा कुशन उसकी तरफ फेंकता है और उसे चिढ़ाता है। प्राची भी उसे कुशन फेंक कर मारती है। दोनों पूरे कमरे में भाग दौड़ करने में लगे हुए थे। तभी माँ आकर ये देखती है तो ज़ोर से हंसने लगती है और दोनों को रोकते हुए कहती है, बस भी करो तुम दोनों, अभी भी बच्चों जैसे लड़ाई कर रहे हो। चलो खाना तैयार हो गया है, तो चलकर खाना खाओ। माँ की बात सुनकर दोनों हंसते हुए खाना खाने डाइनिंग टेबल पर जाते हैं और सब मिलकर खाना खाते हैं। अनुज जल्दी जल्दी पराठे खा रहा होता है।
उसे इस तरह पराठा खाते देख प्राची हंसते हुए उससे कहती है, ओए फट्टू, पराठे कहीं भागे नहीं जा रहे हैं जो ऐसे ठूस ठूस कर खा रहा है। रुक जा, हम लोगों के लिए भी कुछ बचने देगा कि नहीं। उसकी बात सुन अनुज बोलता है, क्यों रुकूं, ये पराठे आंटी ने मेरे लिए बनाए हैं, तो मैं तो पेट भर कर खाऊंगा। तुमको खाना है जाओ, अपने लिए और बनवा लो। वैसे भी इतने दिन बाद ये स्वादिष्ट पराठे खाने को मिले हैं, तो मैं तो नहीं छोड़ने वाला। ये सुन प्राची उसकी प्लेट से पराठा उठा लेती है और खाने लगती है। तो अनुज उससे अपना पराठा वापस छुड़वा लेता है। दोनों की छीना झपटी देख माँ हंसते हुए दोनों को रोकते हुए कहती है, तुम दोनों बच्चे जैसे लड़ना बंद करो। मैंने बहुत सारे पराठे बनाए हैं, आराम से अपना अपना खाओ। तभी उन तीनों की नज़र प्रसून पर पड़ती है, जो उन लोगों को देख अपना पेट पकड़कर खीं खीं करके हंस रहा होता है। माँ उससे पूछती है, अब तुझे क्या हुआ जो इस तरह हंसे ही जा रहा है। प्रसून बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकते हुए कहता है, माँ इन दोनों को देखकर मैं क्या कोई भी हंस दे। ये दोनों तो मुझसे भी छोटे हैं, जो बात बात पर ऐसे झगड़ रहे हैं। उसकी बात सुन तीनों हंसने लगते हैं। खाना खाकर अनुज फिर से जल्दी ही मिलने का कहकर अपने घर चला जाता है। यहाँ अनुराग अपने रूम में लेटे लेटे प्राची के बारे में सोच रहा था कि प्राची से कैसे बात करूं। सोचते सोचते काफ़ी रात हो जाती है, पर उसे अभी तक नींद नहीं आती। तभी उसे प्राची की फ़ोटो की याद आती है, जो माँ ने उसके कमरे में रखवा दी थी। वो उठकर वहाँ यहाँ फ़ोटो ढूंढता है, जो वहीं बेड पर बगल में रखी टेबल की ड्रॉअर में रखी मिलती है। वो प्राची की फ़ोटो को देखकर उससे बात करने लगता है। प्राची की फ़ोटो से बात करते हुए वो कब नींद के आगोश में आ गया, उसे एहसास ही नहीं हुआ। सुबह खिड़की से आती हुई सूरज की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ने से उसकी नींद खुलती है, तो वो घबरा कर उठता है और अपने आसपास प्राची को खोजने लगता है। पर पास में बेड पर ही प्राची की फ़ोटो पड़ी देख उसे एहसास होता है कि वो सपना देख रहा था, जिसमें वो अपने दिल की बात प्राची से बोल देता है और उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था कि तभी कुछ चमकती हुई सी पीली पीली सी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ती है, जिससे उसकी नींद खुल जाती है। शायद कल रात को उसकी तस्वीर से खूब देर तक बात करने के कारण उसने सपने में ही अपने दिल की बात बोल दी। ये सोचते ही अनुराग के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। फिर कुछ सोचते हुए खुद पर ही झल्लाते हुए कहता है, थोड़ी देर और सोया रहता मैं तो शायद प्राची का जवाब भी सुन लेता, सपने में ही सही। फिलहाल वो क्या बोली ये तो जान लेता। और ये सूरज को भी अभी ही उगना था, क्या थोड़ी देर से उदय नहीं हो सकता था। प्राची क्या बोली वो तो सुन लेता। फिर खुद को ही पागलों जैसी सोच पर हंसने लगता है कि उसमें सूरज का क्या दोष है। वो तो अपने समय से ही सूर्योदय और सूर्यास्त होते हैं। और हंसते हुए अपने सिर पर एक चपत लगाते हुए नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। इधर ऑफिस में प्राची आज जल्दी ऑफिस आ जाती है और अपनी सीट पर बैठे हुए कुछ गुनगुनाते हुए काम कर रही थी। तभी अंजलि उसे पास आकर कहती है, क्या बात है डियर, आज तो बहुत खुश नजर आ रही हो। प्राची उसे देख मुस्कुराते हुए कहती है कि इतने सालों बाद मुझे मेरा बेस्ट फ्रेंड फिर से मिल गया है, तो चल आज इसी खुशी में तुझे ऑफिस के बाद ट्रीट देती हूँ। यस माय डियर, खुश तो मैं बहुत हूँ। अंजलि ट्रीट की बात सुन खुश होते हुए, अरे वाह ट्रीट, वैसे तो मैं ये तेरी बेस्ट फ्रेंड वाली बात समझी नहीं, पर बात ट्रीट की है तो वो तो मैं छोड़ने वाली नहीं। प्राची हंसते हुए, अभी तू समझेगी भी नहीं, बाद में डिटेल से सब बताऊंगी तुझे। फिलहाल तो मैं खुश हूँ तो तेरी ट्रीट पक्की, बट शाम को ऑफिस के बाद अभी तो बहुत काम है, तो उसे करने दे और जा तू भी अपना काम कर, नहीं तो ट्रीट की खुशी के चक्कर में काम भूल गई तो सर से डांट खाएगी फिर। अंजलि हाँ यार कहते हुए अपनी सीट पर चली जाती है और अपना काम करने लगती है। अनुराग ऑफिस आता है तो सब उसे गुड मॉर्निंग सर कहते हैं। वो भी अपनी आंखों के इशारे से सबको गुड मॉर्निंग विश करता है और प्राची के पास आकर कहता है, प्राची मुझे कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे, तो प्लीज़ मेरे केबिन में आओ। ये कहते हुए वो अपने केबिन में चला जाता है। आज वो सोचकर ही आया था कि आज तो वो प्राची से अपने दिल की बात कहकर ही रहेगा। वो प्राची का वेट करता है और वहीं केबिन में यहाँ से वहाँ घूमने लगता है। प्राची से अपने दिल की बात कैसे बोल पाएगा ये सोचकर ही उसकी धड़कनें तेज हो गई थी। प्राची उसके केबिन में कुछ फाइल्स लेकर आती है, जिन्हें अनुराग को आज ही देखना ज़रूरी होता है। अनुराग जैसे ही प्राची को देखता है तो वो कुछ कहने जाता है, उससे पहले ही प्राची उन फाइल्स को दिखाकर उनकी डिटेल्स बताने लगती है।
और ये भी बोलती है कि सर प्लीज़ ये फाइल्स आज ही देख लीजिए आप, और इन सभी पर आपके साइन भी चाहिए। सर इट्स वेरी अर्जेंट, तभी हम इस पर आगे वर्क कर पाएंगे। अनुराग उसकी बात सुन एक नज़र उन फाइल्स पर डालता है जो सचमुच ज़रूरी होती हैं, तो वो उन पर साइन करने लगता है। तभी वीरेन गुप्ता जी के साथ वहाँ आता है। गुप्ता जी अनुराग की कंपनी के लीगल एडवाइज़र होते हैं। वीरेन कुछ पेपर्स लाया था जिस पर गुप्ता जी, वीरेन और अनुराग डिस्कस करने लगते हैं। जब वो लोग बातें कर कर फ्री होते हैं तो वीरेन और गुप्ता जी वहाँ से चले जाते हैं। अनुराग प्राची को देखता है, पर वो वहाँ से भी जा चुकी होती है। अनुराग अपने केबिन के कांच से उसकी सीट की तरफ देखता है तो वहाँ वो अपना काम करती हुई दिखाई देती है। अनुराग एक लंबी सांस लेता है और उसे बुलाने के लिए जैसे ही फ़ोन उठाता है तभी फ़ोन की रिंग बजने लगती है। वो फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से उसे बिल्डर्स की आवाज़ सुनाई देती है, जो शिवम के होटल का काम देख रहा था। कुछ ज़रूरी सामान दिखाने के लिए उसे वो वहाँ बुलाता है तो अनुराग भी को वहाँ जाना पड़ता है। काम का इतना ज़्यादा प्रेशर रहता है कि वो उससे बात ही नहीं कर पाता। वो जब भी बात करने की कोशिश करता है तो कहीं न कहीं से कुछ न कुछ ज़रूरी काम बीच में आ जाता है। वैसे भी इस टाइम काम का बहुत लोड भी था, जिससे वो प्राची को परेशान होते देख रहा था। इसलिए वो इस टाइम बात करना चाहता था, जब दोनों ही फ्री माइंड से बात कर सकें। और ये तो दिल की बात है, जो सुकून से बात करना ही अच्छा रहेगा, जिससे मेरे दिल की बात उसके दिल को छू जाए। ऐसा सोचती हुई वो उस पल का इंतज़ार कर रहा होता है जब उसे सुकून के कुछ पल मिले, जिस पल वो बैठकर प्राची से अपने दिल की बात कह सके। पर वो पल भी इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। इसी तरह 1 महीना निकल जाता है। इधर नीरज जी, नीलिमा जी, पंकज और नव्या भी विदेश लौट जाते हैं। इस बीच प्राची अनुज से भी मिलती रहती है और यहाँ शिवम भी फ़ोन पर अनुराग को प्राची की बात करने के लिए कहता है। जब अनुराग काम के प्रेशर के चक्कर में बात ना कर पाने की बात कहता है तो शिवम अपना सिर पीटते हुए कहता है, तुझसे कुछ नहीं हो सकता साले। तेरे इस सुकून के पल के चक्कर में कहीं प्राची किसी और को हाँ ना बोल दे। रुक मैं आता हूँ। वैसे भी मुझे 2 दिन बाद तो आना ही था। सोनम की शादी पक्की हो गई है और 2 दिन बाद ही उसकी सगाई है। तो हम सब मतलब कि मम्मी पापा, कविता और मैं, हम चारों आ रहे हैं। कविता को शादी की कुछ शॉपिंग भी करनी है और उसकी शादी की तैयारियां भी करनी है। तो अब कल ही आ रहे हैं हम। ये सुन अनुराग खुश हो जाता है कि अब शिवम आ जाएगा तो कैसे भी करके मेरी बात प्राची से हो ही जाएगी। दूसरे दिन शिवम और उसकी फैमिली आ जाते हैं। अनुराग उन सबको अपने ही घर लेकर आता है। शिवम के पिता वीरेंद्र जी अनुराग को किसी होटल में रहने के लिए बोलते हैं तो अनुराग नाराज होते हुए कहता है, अंकल जी कैसी बातें कर रहे हैं आप। शिवम और मैं अलग थोड़े ही हैं। मैं भी तो आपके बेटे जैसा हूँ। फिर आप लोग होटल में क्यों रहेंगे। आपके इस बेटे का घर है तो आप सभी मेरे घर मेरे ही साथ रहेंगे। उसकी बात सुन वीरेंद्र जी हंसते हुए उसके सिर पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, अरे नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। हम सब की वजह से परेशानी ना हो बस इसीलिए कहा मैंने। और तुम भी मेरे बेटे शिवम जैसे ही हो। अनुराग उनकी बात बीच में ही काटते हुए, हूँ ना आपके बेटे जैसा, बस तो फिर आगे कोई बात नहीं। आप सब चल रहे हैं मेरे घर। वीरेंद्र जी हंसते हुए, अच्छा ठीक है बाबा, चलो हम सबकी सवारी तुम्हारे घर ही उतरेगी। उनकी बात सुन सब हंस देते हैं और अनुराग सबको लेकर घर आ जाता है। जया जी सबको वेलकम करती है। सभी लोग एक दूसरे से मिलने के बाद खाना खाते हैं। फिर वीरेंद्र जी शिवम से उसके मामा जी के घर चलने को कहते हैं तो अनुराग ड्राइवर को दूसरी कार से उन सबको मामा जी के घर छोड़ने के लिए कह देता है। शिवम जाते हुए अनुराग के कान में प्राची से श्याम को बात करने को कहता है। वो भी शाम तक ऑफिस आ जाएगा ये कह बाकी सब लोगों के साथ चले जाते हैं और अनुराग अपनी कार से खुद ऑफिस आ जाता है। आज अनुराग ऑफिस लंच के बाद ही पहुंचता है। उसने पहले से ही अपने देर से आने का वीरेन और प्राची को फ़ोन कर दिया था, जिससे उन्होंने ऑफिस का सारा काम खुद संभाल लिया था, क्योंकि अभी काम ज़्यादा है और 3-4 प्रोजेक्ट पर वर्क एक साथ चल रहा है। अनुराग ऑफिस आता है तो बहुत खुश रहता है क्योंकि आज वो शाम तक प्राची को बता देगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। ये सोचते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। वो अपने केबिन से ही प्राची को देखता है, जो अपने काम में व्यस्त रहती है। उसे देखते ही वो एक ठंडी आह भरते हुए खुद से ही मन कहता है कि बस थोड़ी देर और प्राची, फिर तुमसे अपने दिल की सारी फीलिंग्स कह दूंगा। तभी वो देखता है कि किसी का फ़ोन आता है और प्राची अजीब से एक्सप्रेशन देकर फ़ोन पर बात कर रही थी।
थोड़ी देर बात करने के बाद वो फ़ोन रख देती है। वो थोड़ी परेशान सी नज़र आ रही थी। ये देख अनुराग भी सोच में पड़ जाता है कि आखिर क्या बात है जो प्राची इतनी टेंशन में लग रही है। वो ये सोच ही रहा था कि प्राची उसके केबिन में आती है और थोड़ा परेशान सा होते हुए हिचकिचाते हुए कहती है, सर, क्या मुझे 2 दिन की लीव मिल सकती है? वो मुझे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए लीव लेना पड़ रहा है। इतना कहकर वो अनुराग की तरफ डरते हुए देखती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि अनुराग इस बात पर उसे ज़रूर डांटेंगे, क्योंकि ऑफिस में इतना वर्कलोड जो है, तो इस टाइम में लीव के लिए सोच भी कैसे सकती हूँ। अनुराग, क्या बात है प्राची, सब ठीक तो है? तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? और लीव क्यों? मेरा मतलब, तुम लीव ले सकती हो, पर परेशानी वाली बात क्या है ये तो बताओ। पहले तो प्राची अनुराग के इस तरह बात करने पर शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसने तो सोचा था कि सर तो डांटेंगे, पर ये तो उल्टा उसी की फिक्र कर रहे हैं और उसे लीव भी दे रहे हैं। वो थोड़ा हैरान सा होकर बोली, सर, वो बात ये है कि एक्चुअली सर, पूरी बात तो मुझे भी नहीं पता। मेरे बेस्ट फ्रेंड का कॉल आया था, उसे ज़रूरी काम है मुझसे और तुरंत बुलाया मुझे। साथ साथ 2 दिन की लीव भी लेने को कहा है। सर, मैं आपसे झूठ बोलकर लीव नहीं लेना चाहती थी। मैं जानती हूँ अभी ऑफिस में इतना काम है और मैं ऐसे में लीव ले रही हूँ, वो भी उस बात के लिए जो मुझे नहीं मालूम है। पर इतना ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरे फ्रेंड ने कहा है तो कुछ अर्जेंट ज़रूर होगा, या मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी तभी लीव के लिए कहा है उसने। अगर आप चाहें तो लीव के लिए मना भी कर सकते हैं। अनुराग उसकी तरफ प्यार से देखती हुई, ओ गॉड, इतनी सी बात के लिए तुम इतना परेशान हो रही हो? तुम लीव बिल्कुल ले सकती हो। इसके भी 2 कारण हैं। पहला ये कि तुमने अपना सारा वर्क पूरी लगन और ईमानदारी से किया है और मेरे ऑफिस में ना रहने या लेट आने पर भी सब काम बखूबी सँभाला है। और दूसरा ये कि उतनी ही सच्चाई से तुमने लीव के लिए कहा, जो बात मुझे सबसे पसंद आई। इसलिए तुम 2 दिन की लीव ले सकती हो। प्राची ये बात सुनकर खुश होकर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, कहकर अपनी सीट पर चली जाती है। अपनी टेबल पर सारा सामान, फाइल सब समेट कर अच्छे से रख देती है और अपना बैग उठाकर जल्दी से ऑफिस से बाहर चली जाती है। बाहर आकर वो एक ऑटो रोकती है और एड्रेस बता उसमें बैठ जाती है। ऑटो वाला उस एड्रेस पर उसे उतार देता है। प्राची उसे पैसे देकर वहीं पास के एक रेस्टोरेंट में जाती है, जहां अनुज उसका इंतज़ार कर रहा होता है। प्राची उसके पास आते हुए कहती है, क्या बात है अनुज, तुमने इतना अर्जेंट क्यों बुलाया और ये 2 दिन की लीव भी क्यों लेने को कहा? आखिर बात क्या हुई है, बताओ। अनुज उसका हाथ पकड़ उसे अपनी बगल वाली चेयर पर बैठाते हुए कहता है, ओ मेरी तूफान एक्सप्रेस, पहले शांति से बैठ तो जाओ, फिर बताता हूँ सब। तुम तो आते ही सवालों की झड़ी लगा देती हो यार। प्राची हंसते हुए बैठ जाती है और थोड़ा शरारत से कहती है, लो मिस्टर पैसेंजर, बैठ गई मैं शांति से। अब बताओ बात क्या है। अनुज उसकी बात सुन जोर से हंसते हुए, पैसेंजर, क्या खूब नाम सोचा है तुमने। प्राची भी हंसते हुए, तो क्या तुम पैसेंजर जैसे ही हो, हर बात धीरे धीरे करते हो। इस बात पर दोनों जोर से हंसने लगते हैं। अनुज और प्राची हंसते हुए बात करते रहते हैं। फिर प्राची सीरियस होकर बोलती है, अनुज, बहुत हुआ हंसी मजाक, अब बताओ तो सही, आखिर इतना अर्जेंट क्यों बुलाया तुमने। अनुज उसकी तरफ शरारत से देखते हुए, तुमसे मिलना था तो बुला लिया तुम्हें। अरे यार, यूं ही मेरा मन किया। प्राची गुस्से से देखती हुई, पागल हो गए हो क्या तुम अनुज, यूं ही मिलने का मन था तो बुला लिया। अरे मैं ऑफिस टाइम में आई हूँ और तुम्हारे कहने पर 2 दिन की लीव भी ली है, जबकि ऑफिस में इतना काम है। ये कहते हुए गुस्से से अनुज को देखती है तो उसे अपनी तरफ ही शरारत से मुस्कुराते हुए पाती है। तो पहले तो उसे बहुत गुस्सा आता है कि एक तो यूं ही बेवजह मिलने के लिए बुला लिया, ऊपर से मुस्कुराए जा रहा है। तभी कुछ सोचकर उसके भी चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है और वो अनुज का कान पकड़ते हुए कहती है, अच्छा बच्चों, मेरे से ही होशियारी। हाँ। अनुज समझ जाता है कि प्राची मेरी शरारत पकड़ गई है, तो हंसते हुए जुटमुटका कहराते हुए कहता है, छोड़, देख सब देख रहे हैं इधर ही। सॉरी बाबा, कान तो छोड़ो। प्राची उसका कान और मरोड़ देती है और कहती है, पहले ये बता, तू सीधे सीधे बात बताएगा कि नहीं, तभी छोड़ूंगी तेरा कान। अनुज, हाँ मेरी माँ, पहले कान तो छोड़ फिर बताता हूँ सब। कोई करता है भला अपने दोस्त के साथ ऐसा। प्राची हंसते हुए उसका कान छोड़ देती है और कहती है, जी, आपकी ये दोस्त करती है ऐसा
वो भी इसलिए क्योंकि जब सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी ही करनी पड़ती है। चल ना यार, बता क्या बात है। अनुज: अच्छा बाबा बताता हूँ तो सुनो। अनुज उसको सब बताता है, जिससे प्राची अपनी आंखें बड़ी करके उसे देखते हुए कहती है, कैसे, बट इतनी जल्दी, और ये सब कब हुआ? मेरा मतलब तुमने बताया ही नहीं मुझे कि तुम। अनुज हंसते हुए उसे बीच में रोकते हुए, तू फिर शुरू हो गई यार, कितने प्रश्न पूछती है। सब बताया तो है मैंने कि 2-3 दिन पहले ही सब डिसाइड हुआ है। तो अब तुझे मेरी हेल्प करना है। देख अब कुछ मत पूछना, बस चल और मेरी हेल्प कर। आखिर तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है ना। तू नहीं करेगी तो कौन करेगा हेल्प मेरी। वैसे भी टाइम नहीं है ज़्यादा मेरे पास। प्राची: अच्छा ठीक है बाबा, चलती हूँ, पर पहले कुछ खिला, क्योंकि आज ऑफिस में वर्क ज़्यादा था तो मैंने लंच भी नहीं किया, तो जोरों की भूख लगी है। प्लीज़ कुछ खा लें, फिर चलते हैं। अनुज: तू भी ना, ये भी कोई बोलने की बात है। चल बता क्या खाएगी। और वेटर को आवाज़ लगाता है। तो प्राची दोनों के लिए 2 कॉफ़ी और 2 सैंडविच का ऑर्डर देती है। थोड़ी देर बाद दोनों खा पीकर मॉल के लिए निकल जाते हैं। वहाँ से ढेर सारी शॉपिंग करते हैं। यहाँ ऑफिस में जब शिवम पहुँचता है तो अनुराग से प्राची की बात करने को पूछता है। तो अनुराग उसे सब बताता है कि प्राची ने 2 दिन की लीव ली है। ये सुन शिवम को अनुराग के ऊपर जोरदार गुस्सा आता है कि पहले अपनी बात तो बोल देता, फिर लीव दे सकता था ना तू। एक नंबर का पागल है तू। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि तेरे इस प्यार के सफ़र की मंजिल कब मिलेगी तुझे। अनुराग उसे समझाते हुए कहता है, शिवम यार, वो परेशान थी तो इसलिए लीव देनी पड़ी, और उस टाइम मुझे उससे अपनी बात बोलना सही नहीं लगा। वो 2 दिन बाद आएगी ही ना, तो पक्का तेरे सामने ही बोल दूंगा यार, पर अब तू नाराज़ मत हो। अनुराग शिवम को समझा ही रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन उठाता है तो दूसरी तरफ से जया जी की आवाज़ आती है। वो अनुराग को ऑफिस से लौटते हुए उसके ज्वेलर्स के यहाँ से कुछ ज्वेलरी लेने को कहती है, जो उन्होंने बनवाने के लिए ऑर्डर दी थी। अनुराग ओके माँ कहकर फ़ोन रख देता है और शिवम के साथ ऑफिस से निकल जाता है। वो उस ज्वेलर्स की शॉप में जाता है, जो बहुत बड़ी शॉप होती है। उसमें एंटर करते ही 2 कांच के बड़े दरवाजे होते हैं, और दोनों वहां पहुंचकर ज्वेलर्स से माँ ने जो भी ज्वेलरी बनवाई थी उसको लाने की कहते हैं। ज्वेलर्स शॉप का मालिक उसे बड़ी शालीनता से बैठाता है और अपने यहाँ कार्य करने वाली एक लड़की से जया जी का सामान लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद वो लड़की कुछ ज्वेलरी साथ लेकर आती है और मालिक को दिखाकर उसे बॉक्स में पैक कर अनुराग को दे देती है। अनुराग उसकी पेमेंट कर जैसे ही शॉप के दरवाजे के बाहर जाता है, तभी उसकी नज़र दूसरी साइड वाले दरवाजे पर पड़ती है, जहाँ से प्राची अनुज के साथ शॉप के अंदर जा रही होती है। अनुराग प्राची को देख बाहर वहीं दरवाजे के पास ही खड़ा हो जाता है और उन दोनों को देखने लगता है। जब वो देखता है कि अनुज कुछ रिंग्स देख रहा है और प्राची को भी पसंद करने को कहता है। प्राची उनमें से एक डायमंड रिंग पसंद करती है। अनुज उसको रिंग पहना कर देखता है तो वो रिंग उसकी फिंगर में बिल्कुल फिट बैठती है, जिसे देख दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ये देख अनुराग तो अपने होश ही खो देता है और जहाँ खड़ा था वहीं की वहीं खड़ा रहता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ शिवम जो उसकी कार में उसका वेट कर रहा था, वो अनुराग को बाहर खड़ा देख आवाज़ लगाता है, पर अनुराग को तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। शिवम उसे 2-3 बार आवाज़ लगाता है, पर जब वो नहीं सुनता तो शिवम झुंझलाते हुए उसके पास आकर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलता है, साले बहरा हो गया है क्या? कब से आवाज़ लगा रहा हूँ, सुन क्यों नहीं रहा तू? पर अनुराग को उसकी कोई बात जैसे सुन ही नहीं रही थी। वो तो बस आंखों में आंसू लिए प्राची को एकटक देखे जा रहा था। शिवम जब उसका मुंह अपनी तरफ करता है और जैसे ही कुछ कहने जा रहा होता है कि अनुराग का चेहरा देखकर चौंक जाता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे, चेहरा एकदम उतरा हुआ। तो घबरा कर उसने पूछा, क्या हुआ तुझे अनुराग? तू इस तरह से यहाँ, और तेरी आंखों में आंसू? इतना कहकर वो उस तरफ देखने लगता है जहाँ थोड़ी देर पहले अनुराग उसे देख रहा था। वहाँ देखते ही वो भी शॉक्ड हो जाता है। अनुज नीचे बैठे प्राची का हाथ पकड़ उसे रिंग पहना रहा था। अनुराग भी ये देख रहा था। अब उसकी हिम्मत नहीं थी
कि वो वहाँ खड़ा रहकर और कुछ भी देख सके। वो वहाँ से जाने के लिए कदम आगे बढ़ाता है, पर इस वक्त उसकी हालत ऐसी थी जिससे उसके कदम भी उसके साथ नहीं दे रहे थे। वो कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि लड़खड़ा गया। शिवम ने जल्दी से उसे संभाला और कार के पास ले आया और उसे दूसरी तरफ बैठाकर खुद कार ड्राइव करने लगा। शिवम को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्या बोले अनुराग से, क्योंकि वो खुद भी शॉक्ड था। ड्राइव करते हुए बार बार अनुराग की तरफ देखता, जो दूसरी तरफ देखते हुए अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर उससे कह कुछ नहीं पा रहा था। वो उसकी कंडीशन समझ रहा था और कुछ भी बोलकर या समझाकर वो इस समय उसे और भी परेशान नहीं करना चाहता था। अनुराग, जो बार बार अपने आंसुओं को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहा था, पर उसे तो प्राची का चेहरा बार बार दिखाई दे रहा था। वो मीटिंग जहां उसका अनुज को गले लगाना और जाते वक्त उदास हो जाना, और अभी जब अनुज उसे रिंग पहना रहा था तो उसका खुशी भरा चेहरा, ये सब याद आते ही वो अपने आंसुओं को रोक नहीं पाता और अपनी आंखों को जोर से बंद कर लेता है। शिवम अनुराग को ऐसा करते देख घबरा कर जल्दी से कार को ब्रेक लगा उसे रोकता है और उसका हाथ पकड़कर बोलता है, क्या हुआ अनुराग, तू ठीक तो है ना? अनुराग कुछ न बोलकर शिवम के गले लग जाता है। शिवम भी उसे जोर से गले लगाते हुए उसे संभालते हुए कहता है, बस कर यार, और कितना रोएगा मेरे भाई। फिर उसे अलग करते हुए कहता है, मैंने कहा था ना तुझे कि बोलते उससे, पर तूने कितनी देर कर दी। आज अगर तू बोल देता प्राची से तो वो आज तेरे साथ होती मेरे यार। तेरे उस सो कोल्ड सुकून के चक्कर में यूं घुट कर ना जी रहा होता तू। अनुराग, बस कर यार, अब तू भी मुझे मत सुना। मैं अभी इस हालत में नहीं हूं कि तेरी बातें सुन सकूं, और वैसे भी उसके मन में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं है, तो मेरे पहले कहने से भी वो मेरी नहीं होती। उसकी भी कोई गलती नहीं है शिवम, क्योंकि शायद वो भी तो अनुज से प्यार करती है, तभी तो अनुज के रिंग पहनाने पर इतनी खुश थी। ये सुन शिवम दूसरी तरफ देखते हुए गुस्से में अपना हाथ स्टेयरिंग पर मारता है कि पता नहीं कैसे मैंने प्राची की आंखों में तेरे लिए प्यार देखा था। अनुराग अपनी आंखें पोंछते हुए एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, प्राची की खुशी में ही मेरी खुशी है। ये बात सुन शिवम उसकी तरफ आश्चर्य से देखता है, तो अनुराग उससे कहता है, यार, ये ज़रूरी तो नहीं कि हर किसी को उसका प्यार मिले। मैं प्राची को प्यार करता हूँ, पर वो मुझसे प्यार नहीं करती, वो अनुज से प्यार करती है और उसके साथ ही खुश है, तो उसकी खुशी ही मेरी खुशी है। शिवम कार ड्राइव करते हुए, तू भूल जाएगा उसे, रह पाएगा उसके बिना, और घर में आंटी को क्या कहेगा जो उसे अपनी बहू बनाने के सपने देख रही है। अनुराग, पता नहीं यार, मैं ये तो नहीं जानता कि उसके बगैर रह पाऊंगा कि नहीं, पर उसे भूल नहीं सकता कभी। ये भी नहीं जानता कि माँ को कैसे समझाऊंगा, पर अब मैं उसके अलावा किसी और से प्यार नहीं कर सकता, ना ही उसकी जगह कोई और आ सकती। अनुराग अपनी बात खत्म करता ही है कि तब तक घर आ जाता है। दोनों कार से उतरते हैं और देखते हैं कि घर के बाहर किसी और की कार खड़ी है। शायद कोई आया है घर में। दोनों घर के अंदर जाते हैं तो हॉल में शिवम के पापा वीरेंद्र जी और मामा जी बैठे रहते हैं। जया जी उनसे बात कर रही होती है। मामा जी जैसे ही दोनों को देखते हैं तो दोनों को अपने पास बुलाते हैं। अनुराग उसे नमस्ते कर उनके पैर छूता है, तो वो पीछे हटते हुए कहते हैं, अरे बेटा, ये आप क्या कर रहे हैं? आप शिवम के दोस्त हैं और शिवम मेरा भांजा है, तो उस रिश्ते से आप भी हमारे भांजे हुए, और हमारे यहाँ भांजा भांजी पैर नहीं छूते, बल्कि उनके पैर हम खुद पूजते हैं। अनुराग, अरे नहीं मामा जी, आप हमसे बड़े हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम बड़ों के पैर छुएं, ना कि बड़ों से पैर पकड़वाएं। ये कहते हुए वो उनके और वीरेंद्र जी के पैर छू देता है और दोनों उसे खुश होकर आशीर्वाद देते हैं। फिर मामा जी जया जी और अनुराग को कल उनकी बेटी सोनम की सगाई में इनवाइट करते हैं और बताते हैं कि लड़के के पिताजी की तबीयत खराब होने के कारण हम ये सगाई का कार्यक्रम इतनी जल्दी और सिर्फ अपने कुछ खास रिश्तेदारों के बीच ही कर रहे हैं। आप लोग हमारे लिए खास ही हैं, तो आप दोनों को कल सगाई में ज़रूर आना है। और अनुराग बेटा, आप और शिवम को तो पहले से ही पूरी तैयारी देखनी है। आप दोनों वहाँ जल्दी से आकर अपना काम संभालो। शिवम, मामा जी आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों सब संभाल लेंगे।
क्यों, है ना अनुराग? अनुराग की तरफ देख कर कहता है। तो अनुराग बड़ी मुश्किल से मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला देता है। शिवम उसके दर्द को समझ जाता है कि अनुराग इस वक्त बड़ी मुश्किल से खुद को संभाल पा रहा है, क्योंकि वो किसी और के सामने अपना दुख जाहिर नहीं होने देना चाहता था। मामा जी और वीरेंद्र जी थोड़ी देर बाद चले जाते हैं। अनुराग भी अपने रूम में आकर बैठ जाता है। वो आंखें बंद कर अभी भी प्राची को ही सोच रहा होता है कि उसकी बंद आंखों की कोरों से आंसू निकलने लगते हैं। तो शिवम उसे समझाता है। तभी जया जी के कदमों की आहट आती है। तो शिवम जल्दी से अनुराग के आंसू पोंछते हुए कहता है, अनुराग संभाल खुद को, आंटी जी आ रही हैं, वो तुझे ऐसे देखेंगी तो उन पर क्या बीतेगी। अनुराग तुरंत अपने आंसू अच्छे से पोंछता है कि तब तक जया जी आ जाती हैं और दोनों को खाना खाने के लिए बोलती हैं। तभी उनकी नज़र अनुराग की आंखों पर जाती है, जो रोने की वजह से एकदम लाल हो चुकी थी। वो घबरा कर अनुराग के पास आती हैं और उसका चेहरा पकड़कर कहती हैं, अनुराग बेटा, क्या हुआ तुम्हें? ये तुम्हारी आंखें लाल क्यों हैं इतनी? तू रोया है क्या? उसकी बात सुन अनुराग तुरंत जल्दी से बात घुमाते हुए ज़बरदस्ती हंसते हुए कहता है, ओहो माँ, आप भी ना। मैं क्यों रोऊंगा भला? वो तो ऑफिस में आज इतना ज़्यादा काम था, इतनी देर तक लैपटॉप पर वर्क करते करते आंखों में थोड़ा जलन होने लगी थी। तो अभी शिवम ने आई ड्रॉप डलवाया है, जिससे वो लाल दिखाई दे रही हैं। जया जी, अच्छा अच्छा, मैं तो डर ही गई थी, मुझे लगा तू रोया है। अच्छा अब चलो खाना खा लो। अनुराग, माँ, मुझे आज भूख नहीं है, प्लीज़ आप दोनों खा लीजिए खाना, मैं थक गया हूँ और सोना चाहता हूँ। पर जया जी और शिवम नहीं मानते हैं। तो बेमन से अनुराग उनके साथ थोड़ा सा खाना खाता है और अपने रूम में आ जाता है। अनुराग रूम में सोने का बहाना करा जाता है। शिवम उसे समझाता है और सुबह जल्दी आने का कह मामा जी के घर चला जाता है। अनुराग रूम में सोने का बहाना कर आ तो जाता है, पर सारी रात उसे नींद नहीं आती। बस प्राची के बारे में ही सोचता रहता है। अनुराग रात भर प्राची के बारे में ही सोचता रहता है। उसे नींद ही नहीं आती। सुबह भी वो जल्दी ही तैयार होकर ऑफिस निकल जाता है। वहाँ पर भी जल्दी से अपना काम फिनिश कर बाकी का काम वीरेन और सुधा को समझा कर 12 बजे तक शिवम के मामा जी के घर पहुँच जाता है। अनुराग को मामा जी और शिवम घर के बाहर ही मिल जाते हैं, जहाँ मामा जी बताते हैं कि सगाई शाम को होनी है और सगाई का कार्यक्रम होटल में रखा गया है। तो तुम दोनों जाकर एक बार वहाँ की व्यवस्था देख लो। कुछ गेस्ट लोगों की वहीं होटल में ठहरने की व्यवस्था भी की गई है। बाकी सभी बाहर के रिश्तेदार तो आ गए हैं, सिर्फ सोनम की बुआ दादी शाम तक आएंगी। तो तुम दोनों स्टेशन जाकर उन्हें ले आना। और बाकी जो सभी लोग आ चुके हैं, उन्हें जीजा जी यानी कि वीरेंद्र जी थोड़ी देर पहले ही होटल ले गए हैं, वो भी तुम दोनों को वहीं मिलेंगे। अनुराग और शिवम होटल के लिए निकल जाते हैं। कार में शिवम अनुराग को देखते हुए कहता है, तू कल रात भर नहीं सोया ना? देख तेरी आंखें सब बता रही हैं तेरा हाल। पर अनुराग उसकी बात का जवाब न दे बात को घुमाते हुए कहता है, अरे तू ये सब छोड़ना, एक काम कर, मामा जी को फ़ोन करके ये पूछ कि वो कौन आ रही हैं शाम को। हाँ, बुआ दादी, वो कितने बजे आ रही हैं, तो हम लोग होटल की व्यवस्था देख उनको भी ले आएंगे। शिवम, तू जानबूझकर बात घुमा रहा है ताकि मैं उस बारे में बात ना करूं। अनुराग, तो मैं क्या करूं यार, मैं जितनी कोशिश कर रहा हूं उसकी यादों से दूर रहने की, वो उतना ही याद आती है, इसलिए अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहा हूं। प्लीज़ यार, तू तो हेल्प कर मेरी। दोनों बात करते रहते हैं, इतने में होटल आ जाता है। तो दोनों जाकर वहाँ की व्यवस्था देखते हैं। शाम को सारे गेस्ट आ जाते हैं। अनुराग जया जी को भी ले आता है। होटल के उस हॉल को भी बड़ी ही खूबसूरती से सजाया जाता है, जहाँ सगाई होनी है। तो दोस्तों, कहानी के इस पार्ट को अभी हम यहीं रोकते हैं। मिलते हैं एक और पार्ट में। तब तक ये कहानी आपको कैसी लग रही है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं कहानी के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए शुक्रिया।